अपन देखते हैं जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस। अब जो माइटोसिस होता है एक कॉमन डिवीजन है। इस डिवीजन की जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है उसका नाम है रेस्टिंग या इसको बोलते हैं इंटरफेस। एक्चुअल में इसमें बाहर से देखने पर लगता है कि ये सेल है वो रेस्ट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ये मोस्ट एक्टिव फेज भी होती है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। इसको अपन डिवाइड करते हैं तो 3 सब स्टेजेस होती है, जिसका नाम है ग्रोथ 1, फिर दूसरी है S और तीसरी है G2 फेज। इसके बाद में जो स्टेज होती है उसका नाम है माइटोटिक या M फेज। इसकी सब स्टेज देखें, इसकी पहली फर्स्ट स्टेज होती है, इसका नाम है प्रोफेज। इसके बाद में नियरली अबाउट मिडल होती है, इसका नाम है मेटाफेज। और इसके बाद में जब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो एनाफेज, और सबसे लास्ट में या सबसे टॉप की उसका नाम है टीलोफेज। टीलो का मीनिंग होता है सबसे जो हाईएस्ट पार्ट होता है उसको टीलो बोलते हैं। अब इसके बाद में जब ये हो जाती है तब साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। अपन समझेंगे कि किस तरह से प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस होता है और किस तरह से एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होता है, सेल का डिवीजन फाइनल कैसे होता है। अब अपन इसको स्टेजेस के नाम अगर सीख लिए तो अपने को ये समझना है कि ये सेल यहाँ से यहाँ पर क्यों गई, यहाँ से यहाँ क्यों गई, और यहाँ से ये एम फेज में क्यों आती है, या फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये स्टेजेस कौन ले जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर कुछ केमिकल या इंडिकेटर्स होते हैं। इन इंडिकेटर्स को बोलते हैं CD केज यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइकिल का मतलब ये पूरा का पूरा साइकिल है, सेल का साइकिल है। इस साइकिल को ऑपरेट करने वाले, इसके ऊपर डिपेंड करने वाले काइनेटिक, यानी ये क्या है, CD केज कह सकते हैं। केज का मतलब ये क्या हुआ, काइनेज। जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोमेंट वाली एनर्जी को कहते हैं। तो यहां पर सेल क्या कर रही है, एक तरह से साइक्लिक मैनर के अंदर मोमेंट कर रही है। तो जिस तरह से रेसर होते हैं, 400 मीटर की रेस में एक 100 मीटर दौड़ने वाला, एक फिर 100 मीटर वाला आगे को जाके और एक लकड़ी का डंडा पकड़ाता है। तो यहाँ पर G1 से S में आती है, तो यहाँ पर एक CDK आएगा, फिर दूसरा CDK यहाँ पे आएगा, अगला CDK यहाँ पे आएगा, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम या इंडिकेटर की वजह से सेल है एक स्टेज से दूसरे स्टेज के अंदर मूव करती है। अब अपने को देखना है कि इतनी सारी जो स्टेज है इनके फंक्शन कैसे देखें। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एस का मीनिंग होता है सिंथेसिस, और यहां पर सिंथेसिस किसका होगा, जेनेटिक मटेरियल, जो मोस्ट कॉमनली क्या होगा, DNA होता है। दूसरी देखते हैं अपन एम फेज। इस एम फेज में भी खूब सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे प्रोफेज है, तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई और सारे सेल ऑर्गेनेल्स गायब हो जाते हैं। क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। मेटाफेज एक मिडल है, मिडल में जिस तरह से रेसर में जो दौड़ के लिए खिलाड़ी होते हैं वो एक लाइन के ऊपर अरेंज होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्रोमोसोम एक मिडल लाइन के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद में आधे इधर और आधे इधर ये मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये मूवमेंट की शुरुआत होती है एनाफेज के अंदर, और टीलोफेज है वो प्रोफेज की बिल्कुल रिवर्स यानी अपोजिट है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, सारे सेल ऑर्गेनेल्स गायब हुए, यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स वापस अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पर स्पिंडल बना, यहाँ पर स्पिंडल गायब हो जाएगा। तो अब ये अपन देखते हैं कि सबसे पहले प्रोफेज के अंदर ये क्रोमोसोम एक्चुअल में कंडेंस फॉर्म में, बहुत कंडेंस फॉर्म में क्यों आया, तो जब सेल रेस्टिंग स्टेज में तब DNA से RNA बनने की जरूरत है। यानी जब DNA लंबा होगा बहुत सारा तब ही खुला हुआ रहेगा, और खुले हुए DNA के ऊपर ही RNA बन पाएगा। यानी जब सेल रेस्टिंग स्टेज में है तो DNA के धागे बहुत ही लंबे होते हैं, और जब अपने को कोई चीज फेंकनी होती है तो उसको लपेट के और फेंकते हैं। यानी प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम है वो एकदम कंडेंस हो गए, यानी आपस में लपेट गए, और लपेटने के बाद में या मेटाफेज में ये प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं और बाद में मूवमेंट करते हैं।
अब अपन देखते हैं कि इस G1 के अंदर क्या हुआ। G1 एक्चुअल में S की तैयारी है, यानी जब आपको S के फंक्शन मालूम है तो S की तैयारी किसने की, G1 ने। तो G1 के फंक्शन क्या हुआ, डीएनए सिंथेसिस में जो भी एंजाइम चाहिए उन एंजाइम का जितने भी अमीनो एसिड कब बनेंगे, G1 के अंदर। फिर G2 का काम क्या है, G2 का काम है जितने भी फंक्शन M के अंदर हुए उस M के फंक्शन की प्रिपरेशन किस में होती है, G2 के अंदर। इस तरह से ये सेल डिवीजन का साइकिल चलता है। अब अपन लास्ट में देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस या सेल ओपनली लास्ट में डिवाइड कैसे होती है। यहां पर तक कि आपका जो क्रोमोसोम का नंबर है डबल हुआ है। अब आपको समझना है कि सेल डबल कैसे हुई। तो अपन जानते हैं कि प्लांट के अंदर तो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल कैसी होती है, हमेशा एक हार्ड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल बड़ी सी एक ही हार्ड स्ट्रक्चर है जिसको मोड़ना मुश्किल है, यानी ये इतनी हार्ड होती है कि इसको दबाव लगा के और मोड़ नहीं सकते। जब मोड़ नहीं सकते तो अंदर से नई सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी। अंदर से सेल वॉल बनाना शुरू कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी कौन सी, स्मूथ वाली, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है, इस का नाम है फ्रेगमोप्लास्ट, यानी फ्रेगमेंटेशन करने वाली फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट, इसके अंदर मटेरियल है वो भरा जाएगा। भरने के बाद में ये इस तरह से बढ़ती 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 ये बीच में पूरी वॉल बन गई। इस तरह से प्लांट के अंदर इस मेथड को क्या कहेंगे अपन, सेल प्लेट मेथड, यानी सेल के बीच में क्या बनी है, प्लेट। ये सेल मेथड, सेल प्लेट मेथड प्लांट्स के अंदर होता है। जबकि इसके अपोजिट में देखते हैं, अपोजिट एनिमल सेल है वो बिल्कुल गोल है, इसके बाहर की तरफ किसी तरह की दीवार नहीं है, सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसको इजीली मोड़ सकते हैं, यानी मोड़ के, और यहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ से भी वजन देकर मोड़ दिया। तो मोड़ने के कारण जो यहाँ पर ये डिप्रेशन बना है इसको क्या बोलते हैं, फरो। सेल की क्या बनी, ये फरो या खांच, और ये धीरे धीरे अंदर की तरफ बन जाएगी। जैसे आपने प्लांट में देखा वो तो अंदर से बाहर की तरफ बन रही है, जबकि एनिमल्स में ये बाहर से अंदर की तरफ बन रही है। और इस मेथड को आप क्या कहेंगे, सेल का फरो मेथड। ये सेल फरो मेथड हो जाएगा, यानी इस तरह से सेल का फरो मेथड होगा। और यहां पर क्या हो गया, सेल प्लेट मेथड। इस तरह से सेल डिवाइड हो जाती है।